क्या ईडी का, जी हाँ, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का खेल खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए मायने रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा लगातार ईडी से सवाल पूछ रहा है, लगातार ईडी पे वार कर रहा है। और अब जो लेटेस्ट आदेश आया है कि बिना सबूत, बिना प्रमाण आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, उसके बाद कि ईडी को जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिन दस्तावेज के सहारे ये आरोप लगाया गया है और जो दस्तावेज उसके ऑफिस से, घर से बरामद किए गए हैं, वो सारे के सारे दस्तावेज सौंपने होंगे। जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का लीगल चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सीधे सीधे ईडी की ताकत पर लगाम लगा दिया है, ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब ईडी चुपचाप प्रोसिक्यूशन कंप्लेन अर्थात चार्जशीट और चोरी छुपे कार्रवाई वाली स्क्रिप्ट नहीं चला पाएगी। स्पष्ट है, इंडिविजुअल केस में जो फैसला आए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इस निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट के दो बातें तो स्पष्ट कर दी है कि चोरी छुपे प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल करने की जो रिवायत है, जो परंपरा है, जो ईडी ने एक न्यू नॉर्मल कायम कर रखा है, वह संभव नहीं हो पाएगा। ईडी की ये छुप छुप के, चोरी छुपे स्क्रिप्ट फाइल कर देने वाली हिमाकत भी नहीं चलेगी। अदालत साफ कह रहा है कि अब आपको पहली बात तो गिरफ्तारी से पहले सबूत जुटाओ, और सबूत जब हो जाए, मिल जाए, तो हर उस सबूत को, हर उस दस्तावेज को, हर बयान को, हर ज़बानी बयान को, स्टेटमेंट को, हर कागज के टुकड़े को जिस पर आपने केस बेस किया है, आपको आरोपी को देना पड़ेगा। अब तक क्या होता था, जब से ये पीएमएलए कानून आया तो ईडी किस तरह से कार्रवाई करती थी, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर चलते हैं आदेश और फिर चलते हैं उसके विश्लेषण की तरफ। तो आपको मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ईडी पहले चुपचाप एक ECIR बनाता था। वो ECIR में उसने क्या लिखा है वो आरोपी को नहीं दिखाया जाता था, ना उसके वकील को बताया जाता था। फिर उस ECIR को वो कोर्ट में चोरी चुपके दाखिल कर देता था और कुछ कागज खुद अपने पास रख लेता था। अब आरोपी को यही नहीं पता होता था कि भाई उसके ऊपर आरोप क्या लगे। अब वो लड़े तो लड़े कैसे, अपना बचाव करे तो करे कैसे। अब आरोपी और आरोपी का वकील अंधेरे में तीर चलाता रहता था। उसे पता तक नहीं होता था कि उसके खिलाफ कौन कौन से सबूत ईडी के पास हैं। और यही नहीं, कुछ ऐसे दस्तावेज जो ईडी के हाथ लग जाते थे जिससे आरोपी की बेगुनाही साबित हो सकती थी या जिससे ईडी का केस कमजोर पड़ सकता था, वैसे दस्तावेज वो छुपा लिया करता था। वह न कोर्ट के संज्ञान में लाता था, न आरोपी को बताता था, और उसके बिना पर वह जमानत का विरोध भी करता था, जमानत रोक देता था, ताकि व्यक्ति जेल के अंदर बंद रहे और जमानत न मिलने से वो अपनी लड़ाई पूरे पुरजोर तरीके से, पूरे ताकत से, पूरे शिद्दत से न लड़ पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया
पिछला एपिसोड आपने देखा कि भैया गिरफ्तारी से पहले सबूत, और सबूत क्या है वो पूरा के पूरा कोर्ट के सामने लेके आओ और आरोपी को उसकी लिस्ट दो, वो सबूत की कॉपी दो, एक एक दस्तावेज, एक एक पन्ना, एक एक बयान आपको आरोपी को देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अब पिछले तरीकों की तरह सिर्फ उन दस्तावेज की बात नहीं करेगा जिसको वह केस में मुलव्विस कर रहा है, जिसको वो केस में एग्जिबिट कर रहा है, पेश कर रहा है, बल्कि उसको हर उस कागज पुर्जे नुस्खे को देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जो उसने जब्त किया है। बहुत बड़ी बात है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप आरोपी को सिर्फ प्रोसिक्यूशन कंप्लेन या ECIR की कॉपी देकर कोई एहसान नहीं कर देंगे। अगर आपने 200 दस्तावेज जब्त किए हैं तो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन के साथ, ECIR के साथ आपको पूरे के पूरे 200 दस्तावेज की लिस्ट भी आरोपी को मुहैया करानी पड़ेगी, और उस लिस्ट को देखने के बाद यह आरोपी पे निर्भर करता है कि वो कहे कि मुझे दस्तावेज नंबर 34 चाहिए, मुझे दस्तावेज नंबर 67 चाहिए, और मुझे दस्तावेज नंबर 129 की जरूरत है। तो वो दस्तावेज भी उसकी मांग के अनुसार, उसकी चॉइस के अनुसार उन 200 दस्तावेजों में से ईडी को मुहैया कराना पड़ेगा। मतलब इसका साफ है, जो लोग कानून को समझते हैं, कानून की भाषा को समझते हैं, कि ईडी जो चोरी छुपे सिलेक्टिव एविडेंस का खेल खेलती थी। पहले तो बिना एविडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिना एविडेंस गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो जो सिलेक्टिव एविडेंस बनाती थी ईडी, उससे ईडी अपना काम चला रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये सिलेक्टिव एविडेंस का खेल भी बंद करना पड़ेगा, और बंद कर दिया। और यहीं पे आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की ताकत, यहीं पे आ जाती है भारतीय संविधान की ताकत, और ये है असली रूल ऑफ लॉ। यह है आर्टिकल 21, न्याय पाने का मौलिक अधिकार। मैंने इस कानून के बारे में तब से जानता हूं, और उन अधिकारियों को भी जानता हूं जो इस कानून के बनाने के टीम के हिस्से थे। तो बड़ी बहस चली थी इस कानून पर। इसका जो ओरिजिनल इंटेंट था, एक्चुअली तो इंडिया इज ए यूनिवर्सल सिग्नेटरी, इंटरनेशनल सिग्नेटरी, जिसके लिए यह कानून बना और इंडिया को लेके आना पड़ा। यह सरकार कांग्रेस की थी। वही कांग्रेस, वही विपक्षी दल जो आज भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये डार्कोनियन लॉ है, या काला कानून है, या डेमोक्रेसी की हत्या करने वाला कानून है, या पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में टूल है। तो देखिए, आप आरोप चाहे जो भी लगाइए, ईडी ये कानून आपके राज्य में बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके टाइम में भी ईडी में केस दर्ज हुए, कार्रवाई होती थी उसी तरीके से जिस तरह से इस सरकार में हो रहे हैं। खैर, मेरा विषय पॉलिटिकल नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये कानून लागू हुआ, जब इससे परेशानी हुई, तो पूरा का पूरा विपक्ष, कांग्रेस, टीएमसी, सारी की सारी पार्टियां कई बार सुप्रीम कोर्ट गई, और इस कानून के स्पेशली 2 सेक्शन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सेक्शन नंबर 1, 45, सेक्शन 45 बिल के प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, यह देश संविधान से चलता है, आप MP MLA हैं, इसलिए आपको कोई विशेष सुविधा नहीं मिल सकती, तो जो प्रोविजन है वो है। अब ये दीगर बात है कि जब उस वक्त
इस प्रोविजन पे चर्चा हुई थी, इसको रोकने की बात कही गई थी, तो इसको जबरदस्ती तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने जुड़वा दिया। उसी तरह से खाते फ्रीज करना, संपत्ति को जब्त कर लेना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान लेना और उसको जब्त करना और तब तक जब्त रखे रखना जब तक कि पूरा का पूरा मैटर डिसाइड ना हो गया। इस बात पे भी सत्तापत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन चिदम्बरम साहब नहीं माने और यह कानून का शक्ल ले लिया। आज इससे सबसे ज्यादा विपक्ष परेशान है। तो इस कानून को अनेक बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, बड़े बड़े दिग्गज वकीलों ने चुनौती दिया, सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं। अब यहां पे जब इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ रहा है तो इसकी खामियां सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही। लेकिन उस समय भी जिन आधारों पर आज इसको देख करके ऐसा लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट रिसीट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के पास जो बात उठानी जानी चाहिए थी, जिस तरीके से उठाई जानी चाहिए थी, वो उठाई नहीं गई। एक ऐसी बात उठाई गई जो इक्विलिटी से जिसका कुछ लेना देना नहीं था, रूल ऑफ लॉ से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अब ऑपरेशनल स्टेटस में ये दो भारी खामियां पाई गई। एक और मसला है जिस पर मैं कभी अगली बार ईडी पे जब चर्चा करूंगा तो उस मसले को भी मैं लेके आऊंगा कि प्रीडिकेट ऑफेंस, और वो जब तक डिसाइड न हो तब तक आपने संपत्ति को फ्रीज कर रखा है। कई बार ये संपत्ति थर्ड पार्टी की होती है, जैसे व्यू नाउ केस में वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, वो इन्वेस्टर्स का पैसा है। ईडी की अपनी सेक्शन भी रिस्टिट्यूशन ऑफ मनी की बात करती है, बर्ड्स एक्ट भी बात करता है, अदालत के तमाम आदेश हैं कि थर्ड पार्टी को सफर नहीं होना है, थर्ड पार्टी का पैसा नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। तो व्यू नाउ और रिस्टिट्यूशन ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे वापस होगा, किन कानूनों के तहत होगा, सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या सोचता है, क्या दृष्टांत है, इन सब पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। शर्त पुरानी, आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा, अर्थात कमेंट करके बोलोगे तो लाऊंगा, नहीं तो मेरा काम चल रहा है। मैं कोई व्यू नाउ का पे मेरा चैनल नहीं है, समझ लो। चैनल है कानून का, इस पे जो भी कानूनी पहलू होते हैं, मसले होते हैं, मैं उस पर चर्चा करता हूं। आप व्यू नाउ के 1.25 लाख लोग हैं, आप अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक चर्चा हो तो रिक्वेस्ट तो डालनी पड़ेगी, तो देखते हैं। अब पिछली बार तो मैंने 2, 4, 5 रिक्वेस्ट से बात मान ली थी, इस बार नहीं मानूंगा। कम से कम 100 रिक्वेस्ट चाहिए, नहीं तो ये एपिसोड यहीं समाप्त। मैं ईडी पे काम कर रहा हूं, मैं व्यू नाउ पे काम नहीं कर रहा। तो साहब, ये है आर्टिकल 21 न्याय पाने का मौलिक अधिकार। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या ये अफलातून विषय हो गया कि मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है और लगातार ईडी पे बनाना पड़ रहा है। तो साहब, यह एक क्रांतिकारी फैसला है। अब तक जब से ईडी का ये पीएमएलए का कानून आया है, अगर मैं वहां से देखूं तो मैं बेसिकली बताऊं, दिस लॉ वाज मेंट फॉर कंट्रोलिंग नारकोटिक्स मनी, ड्रग मनी, टेरर मनी। मैं ये नहीं कह रहा उस तरफ कार्रवाई नहीं हुई है, हो रही है, लेकिन फिर वही है, बेकसूर क्यों पिसे, गेहूं के साथ घुट क्यों पिसे, ये चल कुछ और तरफ पड़ा है। तो सोचिए, एक आरोपी को जेल में डाल दिया, उसको कहा जा रहा है कि तुम अपनी इनोसेंस खुद प्रूव करो, हमने तुम्हारे ऊपर जैसे ही कंप्लेन फाइल किया तुम तो अपराधी हो गए साहब, तुम आरोपी रहे ही नहीं। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रूव योर इनोसेंस। और देखिए जबरदस्ती, हम आपको बताएंगे भी नहीं कि आपके खिलाफ कंप्लेन क्या है, हम आपको ये भी नहीं बताएंगे
कि किन आधार पर, किन एविडेंस पे ये कंप्लेन बेस है. सो यू आर आस्किंग मी, टाइट डाउन माय 2 hands and I am thrown into swimming pool with a fold on my eyes and both the hand handcuffed, और पाँव में भी जंजीर, और मुझे डाल दिया कि ठहरो, बच गए तो ठीक है, तो मर जाओ. तो आंख बंद, हाथ पे हथकड़ी, पाँव में जंजीर. तो ये हाल था पीएमएलए का और मनी लॉन्ड्रिंग का कि आपने उसके ऊपर आरोप लगाया, उसको जेल में डाल दिया, उसको डॉक्यूमेंट मत बताओ, उसको कंप्लेन मत बताओ और कहो कि लड़ लो केस. अरे भैया, वो कैसे लड़ेगा केस? ईडी से जब भी वकीलों ने जानकारी मांगा, नहीं जी हम आपको जानकारी मुहैया नहीं करा सकते. क्यों नहीं करा सकते भाई? क्योंकि जांच जारी है. नपा तुला रटा टालने वाला जवाब. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये बहाना नहीं चलेगा. अब ईडी कहेगी कि भैया फिर तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम करना मुश्किल हो गया, अपराधी छूट जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुन लो ईडी वालों, न्याय पहले है, जस्टिस पहले है, संविधान पहले है, जांच बाद में हो जाएगी. आप किसी के ह्यूमन राइट्स को, लीगल राइट्स को, संवैधानिक राइट्स को कटेल करके, कुचल करके जांच नहीं कर सकते. तो साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट है, क्या आपको भी लगता है यह क्रांतिकारी जजमेंट है और यह फैसला किसी आरोपी विशेष की जीत नहीं है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है, पूरे भारत के संविधान की जीत है. इसका एक ही मतलब है कि ईडी अब अपने हर कदम के लिए वह जो भी उठाएगी, जिसके खिलाफ भी उठाएगी, उसको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा. अब पहले वाली धींगा मस्ती मन मर्जी नहीं चलेगी. अब कॉमन पार्लांस में आप जानना चाहेंगे, मतलब कि एक लेमैन की तरह, ठीक है साहब ये पेपर देना है, एविडेंस के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ग्राउंड जीरो पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो साहब ग्राउंड जीरो पे इसका ये असर पड़ेगा कि जमानत मिलना अब आसान होगी. पीएमएलए के केस में फर्जी केस जो ईडी के द्वारा किसी के खिलाफ अगर फाइल हुए हैं तो वो पकड़ में आ जाएंगे, उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा, कोर्ट में सुनवाई जल्दी जल्दी होगी, फास्ट ट्रैक हियरिंग होगी, और जो मीडिया ट्रायल होता था अपराधी का, उस पर भी लगाम लग जाएगी. और ईडी को अब डर दिखाने की बदले सबूत लाकर आरोपी से लड़ना होगा. अभी तक चलता था ईडी का डंडा, ईडी का डर, अब लाना होगा ईडी को सबूत. और सबसे जरूरी कि ईडी में कल तक जैसे ही जिस व्यक्ति पे केस फाइल होता था, तो वो जब तक बेचारा इनोसेंट होता था, वो जो प्रोसेस है वो अपने आप में इतना जटिल, कॉम्प्लेक्स, भयावह, डरावना कि वो अपने आप में एक बड़ा पनिशमेंट था. लेकिन अब वह फॉर्मूला नहीं चलने वाला है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का भारतीय इतिहास में दर्ज होगा. ईडी जैसी एजेंसी को पहली बार शायद इतने कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने टोका है, सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा बजाया है, सुप्रीम कोर्ट ने फजीहत करी है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है. आप अगर मेरी तरह कानून में, लोकतंत्र में और न्याय में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें. हर भारतीय को यह जानना चाहिए कि अब उसका हक मारा नहीं जा सकता, अब उसका हक छीना नहीं जा सकता. कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है ईडी को इतना ताकत दे देना, बेहिसाब शक्ति दे देना
इतना ताकतवर बना देना सही फैसला था। और हाँ, कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहीं पर, सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगा कानून का असली चेहरा, कानून का असली सच, बिना किसी लाग लपेट, चापलूसी और डर के। तो आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।